जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस 2021 में जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि 2021 का जो है वो आपको हम 2 क्लास कर चुके थे। आज जो है इसका तीसरा क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ चीज आपको बता दें कि ये जो 2021 है उसमें आपको कथन संबंधित प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, बस आंसर को समझते जो है वो आपको चले जाएंगे और जहां दिक्कत होगी वहां आप लोग बताएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो देखिए आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको विवेक, उसके बाद कह रहा है आपको आस्था या अंधविश्वास, उसके बाद कह रहा है पुरानी समय, ठीक है ना। उसका डी में कह रहा है कानूनी दृष्टांत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो 51 है इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बैंक में सही तरीके से टिक भी लगा लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो वो आपको दिक्कत न करे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए कह रहा है दल प्रणाली, उसके बाद कह रहा है स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, उसके बाद कह रहा है कि प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रभाविक विधिक व क्या है कि आपको न्यायिक व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न जो होते हैं किसी किसी ईयर में जो होते हैं वो आपको ज्यादा पूछ दिए जाते हैं और किसी ईयर में जो होते हैं वो आपको पूछे ही नहीं जाते हैं। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं 53 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो साथियों अंतःकरण की स्वतंत्रता पर जो बल देता है ना, इसका ऑप्शन देखिए सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नैतिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यह सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब 54 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है, क्या है, तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो यह जो कहा था आपको थॉमस हॉब्स, कौन कहा था, थॉमस हॉब्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। और ये कथन कारण वाले जो भी प्रश्न है आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा, कहीं रिपीट हो तो आपके 2024 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी। तो देखिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है इसी को अपनाया था। और वह डेट जो था साथियों वो था आपको 10 दिसंबर 1948। तो यह अपनाया जो गया था किसके द्वारा, ये भी प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। तो यह आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल असेंबली, इसी जनरल असेंबली के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा पत्र को अपनाया गया था। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो होते हैं ना वो आपको विश्व मानव अधिकार दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे 10 दिसंबर को। तो फिर यहाँ तक प्रश्न आएगा कि मानव अधिकार किसको कहते हैं। तो एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको मानव अधिकार कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का, तो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 56 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। कह रहा है आपको थॉमस हॉब्स, ठीक है ना। उसके बाद है जॉन लॉक, उसके बाद है आपको थॉमस हिल ग्रीन, उसके बाद है एच.जे. क्लॉस्की। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है वो क्या है कि आपको आ रहा है दिमाग में, एक आपको जॉन लॉक और एक जो है जे मतलब एच.जे. क्लॉस्की। तो आई थिंक इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपको जॉन लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत जो है, ठीक है ना, किसने प्रतिपादित किया था, क्या कहेंगे, जॉन लॉक। चलिए आगे चलते हैं। क्या करा कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। तो यह जो है आपको लॉक और ये जो आपको वर्क है उसके चिंतन में क्या है कि आपको अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की जो अवधारणा है वो आपको निहित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, यानी कि 57 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 58 में
कहा कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों यह जो प्रतिपादित किया था वो आपको अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसको भी आप याद रखिएगा, वह है आपको पॉलिटिक्स, ठीक है ना। और अरस्तु को हम लोग राजनीति शास्त्र का क्या कहते हैं, कि आपको पिता कहते हैं। तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए 59 में क्या कह रहा है? नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया था किसने? कह रहा है आपको, देखिए जुर्गेन हेवर मास ने, उसके बाद एंथोनी गिडिंस ने, उसके बाद ब्रिया एस टर्नर ने, टी एच मार्शल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिया एस टर्नर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कहा कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अपनी के समान है? तो साथियों वो आपको कार्ल मार्क्स का आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स को हम लोग ना वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए वैज्ञानिक समाजवाद, या इसी को साथियों अलग नाम जो दिया गया है वह है आपको आधुनिक समाजवाद। क्या है? आधुनिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद या आपको आधुनिक समाजवाद जो है, इसके जो जनक है वो आपको कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स जो थे वो आपको जर्मनी के चिंतक थे, मतलब कि यार जर्मन मुल्क के थे। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कार्ल मार्क्स है इनके बारे में आपको एक चीज और साथियों याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है, ठीक है ना, उस पुस्तक का नाम है आपको दास कैपिटल। क्या है? दास कैपिटल। इस दास कैपिटल को ना समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो आपसे के एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे कि दास कैपिटल कौन लिखा है, तो आप कहोगे क्या? तो यह आपको कार्ल मार्क्स। और ये जो देख रहे हैं इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक और लिखे थे जो काफी आपको फेमस है, वह है आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये दोनों पुस्तक जो लिखा गया है ना वो आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। पूछेंगे कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। कहाँ के थे? आपको जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में क्या है कि आपको बाध्यकारी जो है वो आपको होते हैं। तो यह जो कहते हैं डेविड स्टर्न ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 61 का आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। और क्वेश्चन में जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, देखिए ये केवल 2021 में इस टाइप का प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया, बाकी ये में ऐसे नहीं है। चलिए देखते हैं कह रहा कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो देखिए तो कहीं पर इसका ऑप्शन आपको नगर राज्य भी मिलेंगे, कहीं पर आपको पारराष्ट्र राज्य भी मिलेंगे, लेकिन मैं जहां तक पढ़ा हूं उसमें जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो आपको डी यानी कि पारराष्ट्र राज्य। क्योंकि कई सारे बुकों में जो है वो आपको पारराष्ट्र राज्य देते हैं, ठीक है ना। और आपके बिहार बोर्ड भी इसी को क्या होता है कि आपको सही आंसर के रूप में जो है वो आपको चिन्हित किया। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री जो है वो आपको माना जाता है। तो देखिए कह रहा है कि प्लेटो, उसके बाद है आपको अरस्तु, उसके बाद है हॉब्स, उसके बाद है आपको कौन जानते हैं? हेगेल। तो देखिए तो सत्ता का जो सिद्धांत शास्त्री माना जाता है साथियों वो आपको किसे? तो यह जो होंगे वो आपको कौन? तो ये आपको अरस्तु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरस्तु। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही आंसर हो जाएगा। और अरस्तु को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? तो आपको यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कहने का मतलब हुआ कि राजनीति विज्ञान का जो पिता कहा जाता है वो आपको अरस्तु का, साथ साथ जीव विज्ञान का भी जो पिता है वो आपको अरस्तु को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी बताएं कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो लिखे हैं वो आपको कौन लिखे जानते हैं? तो वो आपको अरस्तु लिखा है। तो कहीं पर आपको इसका आंसर जो है मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो लिखे हैं कौन लिखे हैं? तो आपको अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको गलत है। तो इसका सही आंसर हमें बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। तो देखिए तो यह कहा था आपको थॉमस जेफरसन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और थॉमस जेफरसन जो थे वो आपको अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको बने हुए थे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो आपको 1776 में जो है वो आपको चला था। और अमेरिका जो है 4 जुलाई, ठीक है ना, 1776 को अमेरिका जो होता है वो आपको स्वतंत्र होता है। तो उसी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थॉमस जेफरसन ने कहा था तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ही एक नारा दिया गया था, क्या जानते हैं?
कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि क्या हमें जानना है। यानी कि 66 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बैरियर में जकड़ा हुआ है? तो यह कहा था आपको रूसो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रूसो एक दार्शनिक थे जिन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है लेकिन जगह जगह जो है वो आपको बैरियर से जो है वो आपको जकड़ा हुआ है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है आपको पूंजीवादी समाज, उसके बाद है समाजवादी समाज, वर्गहीन समाज, वर्गहीन एवं राज्य विहीन समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पूंजीवादी समाज, क्योंकि पूंजीवादी समाज का जो है मार्क्सवादी विचारधारा में जो है वो आपको कोई स्थान जो है वो आपको नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए आप लोगों को कोई समझने वाली बात भी अभी हम नहीं बताया, क्योंकि जो आंसर है टू द पॉइंट हम इसका क्या कर रहे हैं कि केवल जो है आंसर आपको बता रहे हैं। तो इन चीजों को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए और साइड में चलते हैं क्या कर रहा है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सर ये जो देख रहे हैं ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, इसके जो लेखक है वो आपको एच.जे. लॉस्की है। कौन है? लॉस्की है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका जल्दी से जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो आपको ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देख लीजिए, क्योंकि यह इंपोर्टेंट है इसलिए क्या है कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी जनरल कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि भौतिक समानता का अर्थ जो है वो आपको क्या है। तो देखिए तो भौतिक समानता का मतलब हो गया वितरणात्मक समानता। कहने का मतलब है कि समाज में सभी तरह की समानता जो होती है, ठीक है ना, वही आपको भौतिक समानता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे वितरणात्मक समानता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। चलिए 70 में किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो यह है आपको मार्क्सवादी समाजवाद। क्या है? मार्क्सवादी समाजवाद। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्क्स का जो आपको समाजवाद है या मार्क्स का जो आपको विचार है, क्या है विचार है, उसमें क्या है जानते हैं कि वर्गहीन समाज में न्याय के बारे में जो है आपको बढ़िया से जो है वो आपको चर्चा किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ऐसे भी देख लीजिए कि जहां पर आपको क्या होता है मार्क्सवादी विचारधारा होता है उसमें आपको वर्ग संघर्ष जो होता है देखने को नहीं मिलता है। वर्ग संघर्ष देखने को ज्यादातर मिलता है आपको पूंजीवादी समाज में, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। तो साथियों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपको 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ये राज्यसभा है क्या? तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का जो है वो आपको उच्च सदन है, इसीलिए राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं, या इसी को अपर हाउस भी जो है वो आपको अंग्रेजी में कहा जाता है, याद रखिएगा। या इसी को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षितों का जो है वो आपको सदन कहा जाता है। इसके अलावे इसे बुजुर्गों का भी जो है वो आपको सदन कहा जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? तो बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। फिर यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि राज्यसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है साथियों वो आपको कहा है। तो राज्यसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपको कितने वर्ष का होता है? वो आपको 6 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो साथियों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसका सही आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि भारतीय संसद में जो आपको क्या होता है कि जो संयुक्त बैठक होती है, इस संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आपको किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो साथियों यह आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और संविधान की जो संयुक्त बैठक होती है वो आपको अनुच्छेद 108 के तहत जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि बुलाए जाते हैं। तो इस बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अभी के जो लोकसभा अध्यक्ष है वो आपको कौन है? तो वह है आपको ओम बिरला। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जो है अभी वो कौन है? तो याद रखेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब है आपको राष्ट्रपति। तो अभी जो राष्ट्रपति है वो आपको कौन है? तो कहेंगे द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको देश की
पहले आपको आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद है उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो आपको जगदीप धनखड़ है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में, ठीक है ना, और उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद यानी कि आपको कितना में जानते हैं, आपको 63 में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये जो 72 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है, तो साथियों वह है आपको राज्यसभा के प्रस्ताव का। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो अखिल भारतीय सेवा है इसमें अभी आपको 3 सेवा आता है, एक आपको आईएएस आता है, एक आपको आईएफएस आता है और एक आपको आईपीएस आता है। तो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति और उस पर जो नियंत्रण करते हैं वो आपको कौन करते हैं जानते हैं, केंद्र सरकार। कौन करते हैं, केंद्र सरकार। हालांकि ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं वो आपको केंद्र के लिए भी काम करते हैं और आपको राज्य के लिए भी काम करते हैं। तो जो नई अखिल भारतीय सेवाएं जो सृजित की जाती है वो आपको अनुच्छेद 312 के तहत, और यह करने का जो अधिकार है वो आपको राज्यसभा को है, ठीक है ना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, यह आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, मतलब प्राक्कलन समिति जो है संसद का एक समिति होता है, जिस प्रकार से आपको मतलब लोक लेखा समिति होता है, उसी प्रकार से संसद का जो एक समिति है वो आपको प्राक्कलन समिति है। तो प्राक्कलन समिति में आपको 30 सदस्य होते हैं और वो सभी सदस्य जो होता है लोकसभा में से क्या होता है कि आपको चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं, लोकसभा से। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य, तो आपको 30 सदस्य। सब सदस्य कहाँ से होते हैं, तो कहेंगे आपको लोकसभा से होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना वो आपको 6 वर्ष का होता है। और भारत के सभी राज्यों में जो है वो आपको विधान परिषद जो है साथियों नहीं है, ठीक है ना। तो भारत के मात्र आपको अभी जो है कितने राज्य जानते हैं, आपको मात्र जो है आपको 6 राज्य, क्या है 6 राज्य, जहां पर आपको क्या है जानते हैं कि आपको विधान परिषद एक है। सबसे पहले अपने बिहार को ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपको उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश साथ में है। उसके बाद जो है आपको तीसरा वो जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको कर्नाटक। कर्नाटक के बाद एक याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि इसी का नया नाम जो है सीमांध्र है। चलिए उसके बाद जो जाएगा छठा हो जाएगा आपको ये क्या कहते हैं तेलंगाना, अमरावती बोल दिए हैं तेलंगाना होगा, क्या होगा तेलंगाना, ठीक है ना। तो देखिए तेलंगाना, तो देखिए तो यहाँ पे सीट भी याद रखिएगा कि किस राज्य में कितना सीट है, ठीक है ना। तो देखिए बिहार में विधान परिषद क्या है 75 सीट है, उत्तर प्रदेश में 99, महाराष्ट्र में जो है वो आपको कितना है 78 है, कर्नाटक में जो है 75 है, आंध्र प्रदेश में जो है 50 है, तेलंगाना में जो है वो आपको 40 है। तो टोटल जो है आपको यानी कि विधान परिषद के आपको सीट वाले राज्य वो आपको 6 है, यानी कि 6 राज्य में ही आपको विधान परिषद जो है वो आपको स्थापित है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है और इस लिस्ट को भी अच्छे से देख लेना है। आज हम लोग क्या किए साथियों कि आपको 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किया। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 76 से लेके जो आपको 100 तक के प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे कल आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।